हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ अर्ल नॉटिंघम मांगा सीरीज़ को शुरू करने वाली हूँ। पहले चैप्टर की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मेडेलिन है उसके पर्सपेक्टिव से होती है। मेडेलिन कहती है, हो सकता है कि मुझे तुम पर दया आई हो पर मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। तभी बैसाखी के जोर से ज़मीन पर पटकने की आवाज़ आती है और उसके साथ ही हमारी मेल लीड जिसका नाम इयान है वो लंगड़ाते हुए अपनी पत्नी मेडेलिन की तरफ आता है। इयान अपनी पत्नी मेडेलिन से कहता है कि क्या तुम्हें मैं नज़दीक से देखने में और भी ज़्यादा भद्दा लगता हूँ। ऐसा कहकर वो मेडेलिन की कलाई को जोर से पकड़कर फिर से उससे पूछने लगता है, क्या इसी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया? क्या बैरन देखने में इतना ज़्यादा लुभावना है? क्या उस सपोले ने तुमसे वादा किया है कि वो हमेशा तुमसे प्यार करेगा? अपने पति इयान की ये सारी बातें सुनकर मेडेलिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रोते हुए उससे कहती है कि तुम जो चाहे वो सोच सकते हो। मेडेलिन की बातें सुनकर इयान और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, चाहे तुम इस बात को बदलने की कितनी भी कोशिश करो पर मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनकर मेडेलिन उससे कहती है, मेरे पति? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अपने आप को मेरा पति कहने का अधिकार है? तुमने आज तक एक बार भी मुझे अपनी पत्नी की तरह ट्रीट नहीं किया है। मेडेलिन की बातें सुनकर इयान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से वो गुस्से में उसकी कलाई और भी ज्यादा जोर से पकड़ता है और फिर मेडेलिन से पूछता है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? मेडेलिन उसे उसकी कलाई छोड़ने के लिए कहती है पर इयान उससे कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। अगर मौत भी आए तब भी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। यहाँ तक कि अगर ये श्रापित घर हमारे ऊपर टूटकर गिर भी जाए तब भी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। मेडेलिन उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया है? मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बंद रहकर एक भूत की तरह नहीं बिता सकती हूँ और तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती रोक कर नहीं रख सकते हो। ऐसा कहकर वो गुस्से में उससे अपनी बाजू छुड़ाती है और फिर वहाँ से गुस्से में जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अब ये शादी खत्म हो चुकी है। ऐसा कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी पर तभी अचानक से वो एक सीढ़ी मिस कर देती है। मेडेलिन को भी पता चल जाता है कि अब वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली है। उस पल में मेडेलिन अपने आप से कहती है कि तुमने अभी मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी और आदमी से प्यार करती हूँ। तुम तो मुझसे इस तरीके से कह रहे थे कि जैसे मैं इस तरह के शौक अफोर्ड कर सकती हूँ। वो सिर्फ बदला था, प्यार नहीं। इयान सीढ़ियों से गिरते हुए मेडेलिन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर वो मेडेलिन को पकड़ नहीं पाता है और मेडेलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर से मेडेलिन अपने आप से कहती है कि ये मेरा इस आदमी से बदला है जिसने मुझे इस घर में तब तक बंद करके रखा जब तक कि मेरी सारी उम्मीदें खत्म नहीं हो गई। मैं पिछले 6 सालों से इस नरक को सहन कर रही थी पर आखिर में मुझे क्या मिला? मेरे पास एक छोड़ी हुई धोखेबाज पत्नी होने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि मेरा इयान नॉटिंघम से बदला मेरी मौत के साथ ही पूरा होगा। मेडेलिन के सिर से काफी ज्यादा खून बहने की वजह से अब सब कुछ उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। मेडेलिन फिर से अपने मन में कहती है कि आखिरी चीज जो मैंने देखी वो तुम थे इयान, जो मेरी वजह से पीड़ा में चिल्ला रहे थे और रो रहे थे और मुझे लगता है कि मैं इससे ही संतुष्ट रह सकती हूँ। मेडेलिन रोते हुए कहती है कि अगर मेरी मौत से तुम्हें एक पल के लिए भी दुख हुआ होगा तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और इसी के साथ मेडेलिन की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एक बहुत ही आलीशान विला को दिखाया जाता है। एक बार फिर से मेडेलिन अपने आप से कहती है कि अगर जिंदा रहकर और मरकर भी मुझे सिर्फ नर्क ही मिलना है तो मैंने अपने आप को पाताल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था। कम से कम वहाँ मैं अपने पति से आज़ाद रहूंगी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ना मैं स्वर्ग में थी और ना ही नर्क में। मेडेलिन को उस सुंदर विला के अंदर एक रूम में अपनी चेयर में बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया जाता है और उसकी एक मेड उसके बाल बना रही थी। फिर से मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मैंने अपनी आंखें रोइनफील्ड मैनर में खोली उस समय में जब मैं 17 साल की लड़की थी। मेडेलिन की मेड उसके बाल बनाते हुए उससे पूछती है कि क्या अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है? ये सुनकर मेडेलिन उससे हैरानी से पूछती है कि क्या मतलब? तो उसकी मेड उससे कहती है कि आप पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी जिसकी वजह से हम सभी को आपकी फिक्र हो रही थी। हमें डर था कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन मन में सोचती है कि शायद मैं पिछले 3 दिनों से एक पागल औरत की तरह बिहेव कर रही थी। कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी और कभी फिर से रो रही थी। मेडेलिन अखबार का अगला पेज बदलती है और फिर मेड को जवाब देते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो मेड को उसकी चिंता करने के लिए थैंक यू कहती है। पर मेड मेडेलिन से फिर से पूछती है कि क्या आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है? आप कभी भी पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी। पर मेडेलिन उसे जवाब देती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि साल 1914 में मेरे दुर्भाग्य की शुरुआत हुई थी। मेरी माँ की मौत के बाद भी मेरे पिता और मैं खुशहाल तो नहीं पर फिर भी
खुश होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। क्योंकि मेरे पिता एक नोबल घराने से थे, इसीलिए उन्हें शान शौकत वाली सभी चीजों से बहुत लगाव था और इसीलिए वो लग्जरियस लाइफस्टाइल से ऑब्सेस्ड थे। वहीं दूसरी तरफ मुझे सुंदर ड्रेसेस के अलावा किसी और चीज में कोई शौक नहीं था। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी और इसी वजह से ये बात तो लाजमी थी कि मैं और मेरे पिता दोनों ही समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाए। मेरे पिता की लग्जरियस लाइफस्टाइल और मेरी बेपरवाही की वजह से हमारी किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया और इसी वजह से एक रात मेरे पिता के बिजनेस वेंचर में फेल होने की वजह से हमने अपनी सारी दौलत गंवा दी। बिजनेस में फेल होकर अपनी सारी दौलत गंवाने के बाद मेडेलिन के पिता स्टडी रूम में जाकर अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं। स्टडी रूम में आने पर मेडेलिन अपने पिता की लटकी हुई लाश को देखती है और वहाँ पर बहुत सारे बिखरे हुए पेपर्स को देखती है। फिर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मेरे पिता ने मरने के बाद जो विल छोड़ी थी उसमें उन्होंने अपनी इकलौती बेटी जिसे वो जीने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे उसके लिए चिंता का एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ था। एक जवान लड़की जिसने अपने घर की बाहर दुनिया नहीं देखी थी और उसके पास उसके दहेज के लिए कुछ भी नहीं बचा था, आखिर वो कर भी क्या सकती थी। बैंकरप्ट होने के बाद मेडेलिन के पास सिर्फ शादी करने की ऑप्शन बची हुई थी और इसी वजह से मेडेलिन की अर्ली ऑन नॉटिंघम के साथ शादी हो जाती है, एक ऐसा आदमी जिससे मेडेलिन आज तक कभी भी पहले नहीं मिली थी। मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि मेरे जैसे इंसान के लिए अर्ल नॉटिंघम के साथ शादी करना भी किस्मत से मिले हुए एक मौके से कम नहीं था। शायद मैं उस आदमी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिता सकती थी। अगर उस लड़ाई ने इयान को बहुत बुरे तरीके से डैमेज नहीं किया होता तो शायद फिर भी मैं अपनी जिंदगी उसके साथ खुशी से बिता सकती थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे को अंधकार की तरफ खींचा और जिसकी वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी एक ट्रेजेडी के साथ खत्म हो गई। मेडेलिन टहलते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर मैं फिर से 17 साल की हूँ तो इसका मतलब है कि जल्द ही हम अपनी सारी दौलत खोने वाले हैं। पर अगर मैं अपने पिता को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से रोक पाऊँ तो हो सकता है कि हमारा भविष्य भी बदल जाए। पर इस वक्त जब हमें अपने खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, मेरे बेवकूफ़ पिता घूमने के लिए एक लंबे टूर पर रोम चले गए हैं। मेरे समय में पीछे आने से पहले मेरी पिछली ज़िंदगी के अतीत में जब मेरे पिता ने अपनी जान ले ली थी और उन्होंने अपनी विल में मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा था तो ये देखकर मुझे काफ़ी सदमा लगा था। तभी अचानक से तेज़ हवा चलती है और कोई मेडेलिन का नाम लेकर उसे पुकारता है। जब मेडेलिन पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने आवाज़ डाली थी। उसके पिता एक लंबे टूर से वापस आ गए थे और वो अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठे हुए मेडेलिन को आवाज़ डालकर पुकार रहे थे। उन्हें वहाँ देखकर मेडेलिन काफ़ी हैरान हो जाती है, पर तभी उसके पिता मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम वापस मुझे घर आने की खुशी में वेलकम करने के लिए यहाँ आई हो? तुम कितनी अच्छी हो, अब जल्दी से यहाँ आकर कैरेज के अंदर आ जाओ। मेडेलिन अपने पिता की तरफ देखती रहती है और फिर अपने मन में कहती है कि अगर मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे पिता ने अपनी जान देने के बाद मुझे अकेले इस दुनिया में रहने के लिए छोड़ दिया और मैंने कभी उन्हें इसके लिए नहीं कोसा तो मैं अपने आप से ही झूठ कहूँगी। मैंने उन्हें मुझे अकेला छोड़कर जाने के लिए बहुत कोसा है, पर फिर भी मेरे मन का एक हिस्सा हमेशा उन्हें याद करता था। आखिरकार मेरे बचपन से बड़े होने तक मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने वो सभी चीज़ें मुझे दिलवाई और इसके लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रही हूँ। मेडेलिन अपने पिता का हाथ पकड़कर घोड़ा गाड़ी के अंदर आने के लिए कैरेज की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है और फिर से अपने मन में कहती है कि मुझे दूसरा मौका दिया गया है, इसलिए मैं इसे नहीं गंवा सकती हूँ। मुझे कैसे भी करके मुश्किल समय में हम दोनों के जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे किसी भी कीमत पर इयान नॉटिंघम को मेरी ज़िंदगी में शामिल होने से अवॉइड करना होगा। ये सब सोचकर वो कैरेज के अंदर आ जाती है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि मैंने आज एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। तभी हमें कैरेज के अंदर बैठे हुए एक आदमी को दिखाया जाता है। मेडेलिन के पिता उस आदमी से कहते हैं कि मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाना चाहूँगा, पर जैसे ही वो आदमी मेडेलिन की तरफ मुड़ता है, मेडेलिन उस आदमी का चेहरा देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि ये मास्टर इयान नॉटिंघम है। इयान और मेडेलिन की नज़रें एक दूसरे से टकराती है। इयान को देखने के बाद मेडेलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।